फ्रेंड्स, मैं जगत कुमार। आज मैं आपको अपने जीनियस क्लासेस जेकेपी में क्लास 10th की मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। जो आपको पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में आप देखिए क्या आता है। वास्तविक संख्या पहले आप नंबर सिस्टम जानिए जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ से स्टार्ट है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हिंदी अर्थ होता है संख्या पद्धति। ठीक है, ये आपकी संख्या पद्धति, इसकी हिंदी होती है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जो होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहली बात क्या होते हैं इसके 2 पार्ट्स। अब नंबर सिस्टम होता क्या है, जैसे संख्याएं हमारे कक्षा में है, कक्षा में कुछ बच्चे आए, यानी पूरे स्कूल के अंदर आए छात्र हैं। ठीक है, अगर छात्र हैं तो क्या है, बच्चे हैं। बच्चे में कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं, तो हम उनको पार्ट वाइज डिवाइड कर देते हैं। लड़कों को एक तरफ, लड़कियों को एक तरफ रखा जाता है। और उसके बाद आपके कक्षा छात्र हुए, छात्र आए और उसके बाद छात्रों को डिवाइड किया गया क्लास वाइज। कक्षा 1 में 1 के छात्र रहेंगे, 2 में 2 के छात्र रहेंगे, 3 में 3 के छात्र रहेंगे। तो इनका सिस्टम है। उसी प्रकार नंबर सिस्टम है संख्या पद्धति, संख्याओं को एक क्रम से रखना। ठीक है, जैसे संख्याएं हैं, संख्याओं का तरीका, आप संख्याओं को तरीकों से रखना, यानी संख्याओं को सबसे पहले इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला यहां देख लीजिए, पहला क्या है आपकी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। हिंदी होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर आपकी क्या है, ये वास्तविक संख्या। ठीक है, दूसरा है आपकी इमेजिन नंबर, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या इमेजिन नंबर जिसे कहते हैं, जिन संख्याओं की हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या हुआ, अंडर रूट के अंदर -2 हुआ, अंडर रूट के अंदर -3 हुआ। ठीक है, जो अंडर रूट के अंदर हो और माइनस में हो वो क्या है, ऐसी संख्या ये आपकी काल्पनिक संख्या हुई। ठीक है, जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं बस। और यहाँ वास्तविक संख्या आपकी क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ऐसी संख्या, ठीक है, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सके। ठीक है, या संख्या रेखा पर दर्शा सके, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के योग को, यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को हम कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप सबसे पहले ये जान गए होंगे कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो सबसे पहली बात यहाँ आप परिमेय संख्या लिख लीजिए। ठीक है, जब परिमेय संख्या ये आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या क्या होता है आपका, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। अब यहां देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, तो सीधी सी बात कहा था वास्तविक संख्या में कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आपकी वास्तविक संख्या होती है। तो हम यहाँ एक तरफ परिमेय संख्या लिख दिए, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। ठीक है, p/q के रूप में लिख सके, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सके। डेफिनेशन बोल दे रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा कॉपी में, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके। और एक मेन रीजन है आपका q डज नॉट इक्वल 0, यानी q 0 के बराबर ना हो। अगर ऐसा हुआ तो ये क्या हो गई आपकी सत्य है, ये परिमेय संख्या। अगर q 0 नहीं हुआ, अगर यहाँ पर देख लीजिए इसको नहीं लिखे, हम p/q के रूप में लिख दिए कि p/q के रूप में हो और ये परिमेय संख्या है, तो क्या है ये ऐसा हो सकता है, नहीं, क्योंकि हम जैसे यहाँ पर है 1/0 लिख देंगे, क्या है ये आपकी 0 से 1 में भाग देंगे, इनफाइनाइट आएगा, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आप
परिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में ना हो। ठीक है, जहां आ लग जाए वहां उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे परिमेय है, परिमेय में आ लग गया, अपरिमेय संख्या, तो इसका सेम उल्टा हो गया है, पूरा उल्टा हो गया। अपरिमेय संख्या यानी p बाई क्यू के रूप में हो और ये p बाई क्यू के रूप में ना हो, p बाई क्यू के रूप में ना हो। और एक रीजन होता है दशमलव में इसका प्रसार, दशमलव में इसका प्रसार अनंत तक जाए, अनंत तक जाए, उसके बावजूद रिपीट भी न करे। ठीक है, अनंत दशमलव का प्रसार अनंत तक जाए और रिपीट भी ना करे, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे आपका यहाँ पर एग्जांपल देते हैं हम, परिमेय संख्या 2.5 क्या है, परिमेय संख्या है। 3.56 ये क्या है, परिमेय संख्या है। 3.1 अनंत तक जाए क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि अनंत तक तो जा रही है लेकिन रिपीट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। अब यहां देख लीजिए क्या है आपका जीरो, कह दिया जाए कक्षा 9 में था कि जीरो, क्या जीरो आपकी परिमेय संख्या है, बोल दीजिएगा क्या, हाँ परिमेय संख्या है। और कह दिया जाए p बाई क्यू के रूप में लिखिए, तो सीधा सा तरीका है आपका 0/1 कर दीजिए, 0/1 कर देंगे, क्या हो, p बाई क्यू के रूप में हो गया, हो गया कि नहीं। और यहां देख लीजिए q डज नॉट इक्वल क्या है, यानी q के बराबर 0 नहीं है, q के बराबर क्या है आपका 1 है, q के बराबर क्या है 1 है। और p बाई क्यू के रूप में है ना, p से तो कोई मतलब नहीं था, आपकी परिभाषा में p से कुछ नहीं मतलब था, p चाहे जो आए, चाहे 0 आए, चाहे जो आए। ठीक है, ये आपकी परिमेय संख्या, यानी जितने भी पूर्णांक होते हैं, एक क्या है आपकी परिमेय संख्या, चाहे -1 हो चाहे +1 हो, ये सब क्या है आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या हुई। अब उसके बाद अपरिमेय का एग्जांपल, जैसे यहाँ 3.01257 यानी ऐसे डैश इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, जब ये इनफाइनाइट तक जाए तो ये क्या हो गई आपकी अपरिमेय संख्या। अब मान लीजिए आप 5.34 0.34 0034 यहाँ कहीं तो रिपीट हो रही सर जी। अब यहाँ रिपीट नहीं हो रही यार, यहाँ देखो 340 है, ये क्या है 3400 है, यहाँ देख लीजिए 3430 है, तो क्या हुआ, ये आपका रिपीट कर रही है, नहीं रिपीट नहीं कर रही है, ये इसी प्रकार अनंत तक बढ़ी जा रही है, तो क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। सेम अब एक ऐसा एग्जांपल देंगे जो आपका क्या होता है पाई को आप जानते होंगे। अब देख लीजिए पाई बराबर क्या होता है 22/7। ठीक है, जब पाई का मान 22/7 होता है तो यहाँ एक रीजन है, पाई जो होता है अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका 22/7 p बाई क्यू के रूप में तो है ना, और यहाँ q डज नॉट इक्वल 0 यानी q 0 के बराबर नहीं है 22/7 का, यानी ये क्या है परिमेय संख्या। इसको तो होना चाहिए था कि ये आपकी क्या हो जानी चाहिए परिमेय संख्या, पाई को भी, क्योंकि इसका मान क्या है परिमेय है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पाई का मान लगभग में है, ये किस में है लगभग में। जब ये लगभग में 22/7 है तो क्लियर क्या है, यहाँ पर 3.1457, ठीक है, ये ऐसे अनंत तक जाता है और रिपीट नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इसका लगभग में मान 22/7 रख दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम परिमेय, अब आ जाते हैं हम किसमें परिमेय संख्या के पार्ट्स में। अब परिमेय संख्या का पार्ट्स क्या होता है, यहां देख लीजिए जो p बाई क्यू के रूप में हो, यानी पहला तो आपका क्या होता है डेसिमल, जिसे क्या कहते हैं हम दशमलव कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं दशमलव। अगर दशमलव कहते हैं तो यानी जैसे आपकी 2.5 2.35 या 3.5756 या कुछ भी हो, ये क्या है दशमलव की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें डेसिमल या दशमलव की संख्या कहा जाता है, जिनमें दशमलव लगा हो। ठीक है, ये आपकी दशमलव संख्या हुई। और उसके बाद आपका दूसरा पार्ट आता है डेसिमल के बाद पूर्णांक, जिसे इंटीजर्स कहते हैं हिंदी में, तो अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, ये पूर्णांक जिसे अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। ठीक है, इंटीजर। अब पूर्णांक मतलब समझ रहे हैं, इसके नाम से पता चल रहा है पूर्ण
अंक, जो अंक पूरा हो, जो अंक क्या हो आपका पूरा हो, वो क्या कहलाता है आपका पूर्णांक। ठीक है, पूर्ण अंक, ऐसा अंक जो पूर्ण हो, जैसे यहां पर क्या है 1 2 3 0 -1 -2 -3, यानी अंक पूरा हो, दशमलव में ना हो, न भिन्न में हो। ठीक है, और चाहे जैसा हो, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। ठीक है, ये आपके पूर्णांक होते हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, ये क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर। अब ये डेसिमल की कहानी तो यहीं से खत्म है, लेकिन पूर्णांक, पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक के भी पार्ट्स हैं। पूर्णांक का यहाँ देख लीजिए, पहला पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, जिसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ये धनात्मक पूर्णांक। फिर उसके बाद 0 आता है, धनात्मक पूर्णांक हुआ। ये क्या हुआ आपका ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, जब ऋणात्मक पूर्णांक हो गया तो यहां देख लीजिएगा धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ऐसे पूर्णांक जो प्लस में हो, ऐसे पूर्णांक जो प्लस में हो वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, और ऐसे पूर्णांक जो ऋण में हो वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, बीच में बच रहा है 0, ना प्लस में है ना माइनस में है, तो क्या कहलाएगा ये आपका 0 पूर्णांक यानी शून्य पूर्णांक, 0 इंटीजर। ठीक है, 0 इंटीजर यानी शून्य पूर्णांक, जिसे शून्य पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये अकेला होता है अपना। ठीक है, जहां रहता है अपना रूप बनाए रहता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है आपका निगेटिव इंटीजर, अंग्रेजी इसकी होती है। ठीक है, तो ये निगेटिव इंटीजर है। इतना ये आपका। अब आ जाते हैं धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक की कहानी खत्म। अब यहाँ धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, इसमें देखते हैं सबसे पहले जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है, जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं ये क्या कहलाते हैं इंटीजर, यानी जो पॉजिटिव होते हैं ये क्या कहलाते हैं आपके प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये क्या कहा जाता है भाई प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, जिसे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है जानते हैं, यानी जितनी भी धनात्मक संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे क्या हुआ आपका 1 से लेकर अनंत तक हुई, और एक इसकी डिफिनीशन है श्योर, ऐसी संख्या जिससे हम वस्तुओं की गणना करते हैं, ऐसी संख्या जिससे हम वस्तुओं की गणना कर सकते हैं। जैसे कोई हम गिनती, जैसे हमारा हाथ है हुआ अंगुली गिननी हुई 1 2 3 4 5, ऐसे तो गिनेंगे ना तभी तो 5 हुई। अब यहाँ देखिए जब तभी 5 हुई, अब कह दो कि हम 0 1 2 3 4 ऐसे गिने तो सही है, गलत है ना। यानी वह संख्या जिससे हम वस्तुओं की गणना करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। या आप लिखेंगे ऐसी संख्या जिससे हम वस्तुओं की गणना करते हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब यहीं पर आ जाए ये शून्य आपका क्या हो जाए प्राकृतिक संख्या में मिक्स हो जाए, शून्य जो है क्या हो जाए प्राकृतिक संख्या में मिक्स हो जाए, तो ये क्या कहलाता है आपकी होल नंबर, पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा पूर्ण संख्या। यही आपकी प्राकृतिक संख्या में क्या गया मिक्स हो गया, तो ये पूर्ण संख्या बन गया, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है होल नंबर। ठीक है, ये आपका होल नंबर है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या यानी 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है, या प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला देने से यह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है, सीधी सी बात। ठीक है, ये आपकी होल नंबर हो गई। अब यहाँ आ जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में 2 पार्ट्स होते हैं, सम और विषम, इवन और ऑड। सम संख्या किसे कहते हैं सभी को पता होगा, कक्षा 2 से पढ़ते चले आ रहे हो। ठीक है, आपकी इवन माने सम, इवन माने सम, इवन नंबर। ठीक है, इवन माने सम, आपकी इवन नंबर ऐसी संख्या
ठीक है। ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड यानी कट जाए, पूरी पूरी कट जाए, वो आपकी प्राकृतिक संख्या यानी सम संख्या कहलाती है। उसके बाद आपका क्या है, विषम संख्या, जिसे क्या कहा जाता है, ऑड नंबर। विषम संख्या जिसे ऑड नंबर कहा जाता है, ठीक है, ऑड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे। यही सम था, सम में भी लग गया तो क्या हो गई, विषम हो गई। अगर इसका उल्टा हो गया है, 2 से कट रही है, 2 से ये ना कटे, 2 से जो ना कटे वो आपकी विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। सेम इसी प्रकार आ गया आपका, यहां देख लीजिए, भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य। आपका यहां देख लीजिए, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य और अभाज्य, भाज्य की डिफिनेशन और अभाज्य की डिफिनेशन। पहली बात तो अभाज्य की लिखिए, ऐसा, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो। गुणनखंड आप जानते हैं ना, यानी जिससे जिससे वो कट जाए, ठीक है, वो गुणनखंड होता है। जिससे जिससे वो कट जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो उसका गुणनखंड होता है, यानी भाज्य होता है। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो। और यहाँ पर आपकी भाज्य संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य की केवल 2 हो, अभाज्य, ये भाज्य की होगी आपकी ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। क्या हो, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे आप 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर और 8 और 9 ये रख लिए, ठीक है। और यहाँ 10 तक की संख्याओं को हम समझाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, 1 का क्या होगा आप देखना, ठीक है। ऐसी आप पहले पढ़ते थे कि यह संख्या जो 2 से और 2 स्वयं और 1 को छोड़कर और किसी से न कटे, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। और ये पढ़ते थे कि 2 से 1 और स्वयं को छोड़कर और किसी से जो कट जाए वो भाज्य कहलाती थी। ये गलत होगा। इसी के साथ देख लीजिएगा, 1 का गुणनखंड क्या होगा भाई, 1 का गुणनखंड 1 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, ठीक है। और 2 का गुणनखंड कितना होगा, 1 से भी कट जाएगी और 2 से भी। और 3 क्या है, 1 से भी कटेगी और 3 से, और किसी से कटेगी नहीं। 4 किससे, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये किससे कटेगी, यहाँ पर देखिए 5 है, 1 से कटेगा और उसके बाद किससे कटेगा, 5 से। 6 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। और 7 से किससे कटेगा, 1 से, 7 से। फिर उसके बाद 8 किससे कटेगा आपका, 1 से और 2 से, 4 से और 8 से, ठीक है। और 9 किससे कटेगा, यहाँ पर देखिए 1 3 और 9 इतना हुआ। अब ये किससे कटेगा, 2 1 कामा 2 और कामा कितना 5 5 कामा 10, इन सबसे कटेंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं कौन भाज्य है और कौन अभाज्य है। भाज्य के लिए हम सही करेंगे, अभाज्य के लिए गलत, ठीक है। भाज्य के लिए सही करेंगे, अभाज्य के लिए गलत। अब यहाँ देख लेना भाई, आपने कहा था कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो तो और 2 से अधिक हो, यही कहा था भाज्य और अभाज्य के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो 2 से कम है या सिंगल है, तो ये क्या होगा, न भाज्य में आ रहा है ना अभाज्य में, तो ये हमारी न भाज्य में होगी न भाज्य में। इसको हम अलग कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप 2 में आ गए, 2 में देख लीजिए कितने गुणनखंड है इसके, 2। अगर 2 हैं तो भाज्य है कि अभाज्य, अभाज्य है तो क्या करेंगे, गलत का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गई आपका अभाज्य। और ये क्या है, केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 3, तो ये भी क्या है, अभाज्य है। और यहाँ देख लीजिए 4 के कितने गुणनखंड, 2 से अधिक जिसके गुणनखंड हो वो भाज्य होता है। जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, तो 2 से अधिक है तो हम भाज्य कर दिए। ये क्या है आपकी अभाज्य है, क्योंकि आपके 2 गुणनखंड है, इसके कितने 4 हैं, यानी 2 से अधिक हैं। और जब 2 से अधिक हैं तो क्या हो गया, ये
आपका भाज्य। ये क्या हुआ, 2 है तो अभाज्य, और ये क्या होगा, इसके गुणनखंड कितने हैं, 4 हैं, तो ये क्या है आपकी भाज्य हो गई। और ये भी क्या है, भाज्य है, ये भी भाज्य है। इस प्रकार भाज्य अभाज्य संख्याओं को हम बताए। ठीक है, अब इसी बीच हमारा एक सहभाज्य संख्या आती है। ठीक है, सहभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्या वो होती है ऐसी संख्या, ठीक है, सहभाज्य संख्या वो होती है ऐसी संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। ऐसी संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, जैसे 1,3, ये क्या है, 1 और 3, यानी इनका गुणनखंड केवल है, अब जो दोनों में मिल रहा हो 1 है, यानी 2 और 4 कर दें तो क्या है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में गुणनखंड उभयनिष्ठ, यानी इसमें भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगी, तो ये क्या है आपका सहभाज्य नहीं है। यहाँ पर 1 5, यहाँ पर 2 और 3, ये क्या है, ठीक है, इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होंगे। यहाँ पर 5 और क्या है, 6 है, ये भी क्या है, इसके भी उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होंगे। और उसके बाद अगर यहाँ पर 6,4 कर दिया जाए तो क्या होंगे, इसके भी 2 गुणनखंड होंगे, इसके भी 2 गुणनखंड होंगे। ठीक है, ये मिल रहा है, 1 को छोड़कर भी मिल रहा है आपका, 2 हो जा रहा है, तो ये क्या है, नहीं है आपका। ठीक है, इसी प्रकार अब उसके बाद आपकी आती है